हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो इसमें एंशंट इंडिया से जो भी फिलॉसफीज इंडिया के अंदर प्रचलित हैं उन सिक्स फिलॉसफी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो पहला लेक्चर रहेगा इसमें हम तीन फिलॉसफी पढ़ेंगे और इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अगली तीन फिलॉसफी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये दो वीडियो लेक्चर में कवर होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो पहले इसमें फिलॉसफी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, knowledge and ethics is called philosophy। रेशनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि अगर हम लॉजिक के साथ एग्जिस्टेंस का, ज्ञान का और जो नैतिकता है, इथिक्स का है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है? वो लॉजिकली हो रहा है। या फिर हम एग्जिस्टेंस, नॉलेज और इथिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, लॉजिकली जानना चाहते हैं, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ जानना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट को या उस स्ट्रीम को हम बोलते हैं फिलॉसफी। metaphysics played an important role in ancient Indian learning and social system। अगर हम एंशियंट इंडियन लर्निंग की बात करते हैं या एंशियंट सोशल सिस्टम की बात करते हैं, तो जो एक सब्जेक्ट है मेटाफिजिक्स, तो ये जो मेटाफिजिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाफिजिक्स जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ये कैसे काम करता है ना, ब्रह्मांड से लेके एग्जिस्टेंस से लेके इन सब की बात की गई है, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी की बात की गई है मेटाफिजिक्स में। तो मेटाफिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस मेटाफिजिक्स फॉर्म द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ। और जो हमारी 6 फिलोसफीज है वो कहीं ना कहीं इस मेटाफिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। या ये कह सकते हैं कि जो हमारा फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, उसमें मेटाफिजिक्स जो है एक बेस की तरह काम कर रहा है। हैंस इट वाज गिवन द टर्म दर्शन व्हिच लिटरली मींस शोइंग द पाथ ऑफ लाइफ। फिलोसफी को जैसा आप लोग जानते हैं हिंदी में बोलते हैं दर्शन या दर्शन शास्त्र। तो दर्शन बेसिकली क्या है? दर्शन का लिटरेरी मीनिंग है विच शोज द पाथ, जो हमें रास्ता दिखा रहा है या जो हमें दर्शन करवा रहा है रियलिटीज का या लाइफ का हमें रास्ता दिखा रहा है। द षड दर्शंस ऑफ इंडियन फिलोसफी कंसीडर द अथॉरिटी ऑफ वेदास। षड माने, षड जो शब्द है वो संस्कृत का, षड माने होता है सिक्स। तो सिक्स दर्शन जो है या सिक्स सिस्टम जो है इंडियन फिलोसफी का, वो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो वेदों से निकले हैं और वेदों के ऊपर वो बेस्ड हैं। तो ये जो सिक्स तरह की फिलोसफी है इनके मैं नाम बता देता हूं। इनका नाम है सांख्य फिलोसफी, योगा फिलोसफी, विशेषिका फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी एंड वेदांता फिलोसफी। तो इसमें से हम पहले तीन फिलोसफी पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहली फर्स्ट हमारी फिलोसफी है सांख्य फिलोसफी, है ना। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे एम लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो हिंदी के शब्द हैं उसमें एन की जगह जब उन्हें ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं तो एम लिखा जाता है, लेकिन ये प्रोनाउंस कैसे होगा? ये प्रोनाउंस होगा सांख्य, है ना। जैसे संख्या होती है, संख्या, तो उसी से बना है सांख्य। तो सांख्य इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफीज एंड इट वाज प्रोपाउंडेड बाय एमिनेंट सेज कपिल। जो ऋषि कपिल थे उन्होंने ये सांख्य फिलोसफी दी थी। अब देख लेते हैं ये होता क्या। ओल्डेस्ट फिलोसफी है। वर्ड सांख इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नंबर। सांख्य या संख्या का नंबर मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग होता है नंबर। It specify the number and nature of the ultimate constituents of the universe and thereby impart knowledge of reality। तो बेसिकली ये जो सांख्य फिलॉसफी है वो नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है ना, उनका नंबर और उनका नेचर बताता है। ठीक है। और साथ में हमें जो भी हमारे आसपास रियलिटी है, सच्चाई है, ट्रूथ है, उसकी नॉलेज ये हमें सांख्य फिलॉसफी देती है। इट ऑल्सो मीन्स टू रैकॉन, काउंट, इन्यूमरेट, कैलकुलेट, रीजन रिलेटिंग टू नंबर।
ठीक है। तो सांग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि काउंट जहां पे कर रहे हैं या कहीं पे इन्यूमरेट कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर के ऊपर बेस्ड है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म। इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, इसलिए इसको ड्यूअलिस्टिक चीज रियलिज्म बोला गया है। ये ड्यूअलिस्टिक इसलिए है क्योंकि इसमें टू अल्टीमेट इटर्नल रियलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वो दो रियलिटीज कौन कौन सी हैं? एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। तो पुरुष माने स्पिरिट और सेल्फ, सेल्फ की जब हम बात करते हैं आत्मा हो गई, सेल्फ हो गया, है ना, और प्रकृति माने नेचर। तो दो रियलिटीज के ऊपर फोकस किया गया है। द सांग फिलोसफी ट्राइज टू एस्टैब्लिश सम रिलेशनशिप बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति फॉर एक्सप्लोरिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अब ये जो पूरे यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है, इसमें पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो सांग की फिलोसफी को जब हम पढ़ते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। पुरुष क्या है? पुरुष इज इवन प्योर, वाइज एंड फ्री, but it becomes a subject of pain and pleasure when it identify itself with प्रकृति। ठीक है। पुरुष या सेल्फ की बात करें तो वो प्योर है, वाइज है और अपने आप में फ्री है। लेकिन वो पुरुष जो है वो पेन और प्लेजर को आइडेंटिफाई, उसको पेन और प्लेजर भी होता है पुरुष को, लेकिन वो कब होता है? जब वो प्रकृति के साथ रिलेट करता है। प्रकृति इज द मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री गुड्स और क्वालिटीज। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति बेसिकली मटेरियल कॉज है। प्रकृति से ही सारी चीजें इस एग्जिस्टेंस के अंदर बनी हुई हैं। और प्रकृति की तीन प्रॉपर्टी हैं, सत्व, राजस एंड तमस। तो सत्व बेसिकली डिनोट करता है लाइट को, राजस डिनोट करता है एक्टिविटी को, और तमस रिलेट करता है इनर्शिया को। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में इनर्शिया पढ़ा होगा, है ना, उसको रिलेट करता है। तो द स्टेट इन विच द गुण्स आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड प्रकृति, बट व्हेन डिस्टर्ब द स्टेट इज कॉल्ड विकृति। अभी जो तीनों गुण है, सत्व, राजस और तमस, अगर ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो प्रकृति कहलाएगी। और अगर इनके अंदर डिसबैलेंस होगा या ये तीनों गुण डिस्टर्ब्ड होंगे तो उसको बोलेंगे विकृति। ठीक है। Disturbance of the equilibrium of Prakriti produces the material world, including the mind, which is supposed to be the finest form of material energy. अब देखिए, प्रकृति के अंदर अगर प्रकृति बनी हुई है ना, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा तो प्रकृति के अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे और उससे नया मटेरियल बनेगा। तो इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टरबेंस है तो नया मटेरियल बनेगा। इवन जो हमारा माइंड है वो भी किससे बना हुआ है? वो भी हमारा जो है डिस्टरबेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम से बना हुआ है, वो भी प्रकृति से बना हुआ है। और उसको क्या बोला गया है? इट इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियल एनर्जी। आगे देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति में बी कंपेयर टू दैट बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ आयरन। देखिए, अब मैग्नेट और आयरन का जो भी रिलेशन होता है, तो वैसे ही पुरुष और प्रकृति का जो है वो रिलेशन है। पुरुष इटसेल्फ डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद प्रकृति, बट इट इन्फ्लुएंसेस प्रकृति। अपने आप कांटेक्ट में नहीं आता है पुरुष प्रकृति के, लेकिन वो प्रकृति को प्रभावित करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। दस द प्रकृति इज प्रॉम्प्टेड टू प्रोड्यूस। इसीलिए प्रकृति जो है वो प्रोड्यूस करती है ना। जो पुरुष होगा वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल्फ जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन प्रकृति जो है वो प्रोड्यूस करेगी, वो नया मटेरियल बनाएगी। एज द गुन्स और क्वालिटीज अंडरगो मोर एंड मोर चेंजेस, प्रकृति गोज ऑन डिफरेंशिएटिंग इनटू न्यूमरस वेरियस वर्ड ऑब्जेक्ट। तो जैसे जैसे गुण के अंदर, क्वालिटी के अंदर चेंजेस होते जाएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, प्रकृति जो है वो डिफरेंशिएट होती जाएगी और नए ऑब्जेक्ट्स जो है वर्ड के अंदर नए ऑब्जेक्ट्स बनाती जाएगी। इसी इसी को साइंस की लैंग्वेज में इवोल्यूशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जैसे आपने छोटी क्लासेस में इवोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा होगा कि कैसे अर्थ के ऊपर लाइफ आई, कैसे मटेरियल बनते चले गए, जब प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है। अब जब इवोल्यूशन होगा तो वहां पे डिसोल्यूशन भी होगा। इन डिसोल्यूशन द फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑल द वर्ldly ऑब्जेक्ट मिंगल बैक इनटू प्रकृति।
जो भी ऑब्जेक्ट बन गए हैं उनका जब डिसोल्यूशन होगा तो वो सारे ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, वो फिर से प्रकृति में चेंज हो जाएंगे। तो इवोल्यूशन भी होता है और साथ में क्या होता है, डिसोल्यूशन भी होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है किसका, सांख्य फिलॉसफी का। दूसरा है हमारा इसमें योगा फिलॉसफी। तो योगा का तो आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रचलन है ना, बहुत लोग योगा भी करते हैं। ठीक, तो योगा जो है, योगा फिलॉसफी किसने दी थी, सेज पतंजलि ने दी थी। पतंजलि वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द योगा सिस्टम। पतंजलि प्रोपेगेटेड हिज फिलॉसफी ऑफ योगा इन हिज ग्रेट वर्क योगा सूत्र। ठीक है, तो पतंजलि ने जो भी काम किया, जो भी वर्क लिखा, जो अपनी फिलॉसफी दी, उस लिटरेचर को बोलते हैं योगा सूत्र। तो योगा अडॉप्ट्स अ सिंगल टर्म, चित्त। चित्त माने क्या होता है, चित्त माने मन होता है। तो योगा के अंदर जो एक सिंगल टर्म पे फोकस किया गया है वो चित्त के ऊपर या मन के ऊपर फोकस किया गया है। चित्त इज कंसीडर्ड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ इंटेलेक्ट, ईगो एंड माइंड। तो माइंड से, ईगो से, इंटेलेक्चुअल जो हम बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली मन से इसको रिलेट किया गया है। योगा इज अ सेल्फ डिस सॉरी योगा इज अ सेल्फ डिस्प्लेनिंग प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। योगा क्या है, योगा के अंदर हम कंसंट्रेशन करते हैं, योगा के अंदर हम मेडिटेशन करते हैं, और योगा की वजह से हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हैं। सच अ योगिक प्रैक्टिस लीड टू वन टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर हम योगा प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, कंसंट्रेशन मेडिटेशन करते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस की हायर स्टेट है वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। दिस हेल्प्स वन इन एक्वायरिंग डायरेक्ट नॉलेज एंड द रिजल्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, योगा करने से या कंसंट्रेशन मेडिटेशन से हमें डायरेक्ट नॉलेज मिलेगी और हम सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे, अनुभव की प्राप्ति प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। पतंजलि ले एम्फेसिस ऑन द कंप्लीट कंट्रोल एंड मास्टरी ऑफ चित्त। तो पतंजलि ये कहते हैं अपने योगा सूत्र के अंदर कि हमें अपने चित्त के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और अपने चित्त के ऊपर पूरी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, ही प्रपोजेज ऑफ सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस। तो इन्होंने कुछ मेंटल और कुछ बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताई हैं योगा के अंदर, और उनको बेसिकली बोला जाता है अष्टांग योगा। अष्ट माने आठ, अष्टांग योगा। तो बेसिकली अष्टांग योगा कंप्राइजेस 8 अंगा। 8 अंग है इसके अंदर, 8 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहले देखते हैं यम। यम का मीनिंग क्या होता है, यम का मतलब होता है रिस्ट्रेन। वन मस्ट टर्न टू इथिक्स बाय रिफ्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम इमोरल एक्टिविटीज। जो भी इमोरल एक्टिविटीज है उनसे हमें ध्यान हटाना है और इथिक्स की तरफ अपना ध्यान लगाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में ला सकते हैं। दूसरा है इसमें नियम। नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस। Observance means it refers to the cultivation of values and virtues in life. अपनी लाइफ के अंदर हम अच्छे काम करें, हमारा सेल्फ कंट्रोल हो और हमारे अंदर वैल्यूज आए, इसको बोला गया नियम। अब अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेप की बात करें, these two angas protect the aspirant from irresistible temptation and desire and offer a protection from the distractions. तो यम और नियम से अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आ पाता, है ना। हमारे अंदर जो है, जो भी टेम्पटेशंस होते हैं, जो भी हमारी डिजायर्स रहती है, उनको हम कंट्रोल में रख पाते हैं। थर्ड है इसमें आसन। आसन मीन्स पोस्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये बेसिकली जो आसन है, यम नियम तो आपके चित्त के लिए होगा एक तरीके से। आसन जो है अब आपका किसके लिए, बॉडी के लिए है। अ स्टडी बट कंफर्टेबल पोस्चर इज एसेंशियल फॉर योगा। ठीक है, आसन में जैसे आपने देखा होगा, योगा करते हैं तो तरह तरह के आसन में हम लोग बैठते हैं, अपनी बॉडी को उन आसन में ले जाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये बॉडी को क्या बनाता है, स्टडी बनाता है, और ये योगा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है, बेसिकली इट इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। हम अपनी जो भी हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें 3 साइकिल होती हैं। एक होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब है सांस अंदर लेना। दूसरा है इसमें कुंभक, है ना। कुंभक का मतलब सांस को, जो हमने फर्स्ट स्टेप में सांस लिया उसको अंदर ही रोकना। और फिर थर्ड है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, सांस को बाहर छोड़ना।
तो इनको हम क्या करते हैं, तीनों को एक पर्टिकुलर वे में करते हैं जिससे हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो कंट्रोल में आती है। आसन एंड प्राणायाम prepares the physical body for yogic practices. Both these enhances the steadiness of the body and the mind. आसन और प्राणायाम से हमारी बॉडी जो है स्टडी होती है और हम अपनी बॉडी को बेसिकली यौगिक प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार, इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, अपने सेंसेस को विड्रॉल कर देना। मींस प्रत्याहारा हेल्प्स टू डिटैच द सेंस ऑर्गन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अपने सेंस ऑर्गन को डी अटैच कर लेना, है ना, डिटैच कर लेना। ठीक, द आई, और बेसिकली क्या हुआ, आइसोलेशन हुआ इसका मीनिंग। द आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्ट फैसिलिटेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे आइसोलेशन कर लेना। जैसे हम चाहते हैं कि जैसे हमारे अंदर टेस्ट है ना, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेस्ट से हम दूर हो जाए, तो हमें अपने अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर चीज का जो भी टेस्ट है उससे हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन्स के ऊपर एक तरह से विक्ट्री पाना। नेक्स्ट है धारण। धारण इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन। तो धारण का मतलब है कंसंट्रेशन। इट इज कंसर्न विद कंसंट्रेटिंग द चित्त ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अपने मन को लगाना, ध्यान लगाना, है ना। तो जैसे सपोज मेरे सामने एक पेन है, तो मैं पेन के ऊपर ही ध्यान लगा रहा हूं, उसके आसपास की चीजें मुझे नहीं समझ आ रही, ना दिखाई दे रही है ना। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना, कंसंट्रेट करना, ये धारण है। द सब्जेक्ट इज फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। If the mind diverts to some other object, it has to be fixed again on the chosen object or concentration. अब जैसे सपोज मैं लगातार पेन को देख रहा हूँ, इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ अपने चित्त को, लेकिन मेरा बराबर में ध्यान जा रहा है कि सामने जो कर्टेन है वो हिल रहा है या फैन चल रहा है ऊपर, तो फिर से वहां से ध्यान हटा के मुझे पेन पे ही फोकस करना है। तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, ये क्या होता है, ये धारण होता है। इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। फिर इसका जो एडवांस वर्जन है धारण का वो है ध्यान। ध्यान इज कंसर्न विद कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब है चिंतन। अब हम फोकस तो कर रहे हैं लेकिन साथ में चिंतन भी कर रहे हैं। In this state, the aspirant can keep the mind steady on the object chosen for contemplation. The mind is focused without interruption and there is unidirectional flow of चित्त, है ना। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हम चिंतन भी कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन भी हमारे अंदर हो रहा है, किसी चीज के पर्टिकुलर बारे में फोकस करके हम सोच पा रहे हैं। और इसका जो लास्ट स्टेज है वो है समाधि। तो समाधि जो है वो अल्टीमेट स्टेज है यौगिक प्रैक्टिस की। नाउ ऑल सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड डिसअपियर। इसका मतलब यह है कि हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है। और लेकिन कहाँ चला गया है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन गया है। जो इस ब्रह्मांड के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके साथ हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो जुड़ गई है, तो उसको समाधि बोलते हैं। एंड इट इज यूजुअली रेफर टू द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो यहीं पे इसी स्टेट को बोला जाता है एनलाइटनमेंट, मतलब यहीं पर क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा जो हमारा फिलॉसफी है वो है विशेषिका फिलॉसफी। तो ये जो थी सेज जो ऋषि थे कणाद, उन्होंने दी थी। लिखा ऐसे जाता है जैसे हम बोलते हैं ना कण, पार्टिकल, तो वो शब्द है कण। तो कण से बना है कणाद। तो इट वॉज एक्सपाउंडेड बाय सेज कणाद। द वर्ड विशेषिका इज डिराइव फ्रॉम विशेष। विशेष से बना है। तो विशेष का मतलब तो आपको पता ही है, विशेष का मतलब होता है डिस्टिंक्शन और डिस्टिंग्विशिंग फीचर, है ना, पर्टिकुलर फीचर। This is a system of physics and metaphysics which classify all objects of experience into 7 categories. तो बेसिकली ये एक सिस्टम है फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का, जिसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको एक्सपीरियंस किया है, जिनको हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बताया गया है कि ये 7 चीजों से बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात की गई है, एटॉमिज्म की बात की गई है, एटम की बात की गई है। वो ये बात की गई है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, जब उनको हम ब्रेक करते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं,
तो अल्टीमेटली वो रिड्यूसेबल हो जाते हैं किसमें, एटम्स में, है ना। कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, उसको हम छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। तो ये विशेषिका फिलॉसफी का मेन पॉइंट है, ठीक है। और जो 7 कैटेगरीज की बात करी है मैंने, वो 7 कैटेगरीज है। द्रव्य, द्रव्य को बोला गया सब्सटेंस। गुण माने डिस्टिंक्ट क्वालिटी। कर्म माने एक्शन एंड एक्टिविटीज। सामान्य मतलब जनरलिस्ट ट्रेड और यूनिवर्सल ट्रेड। विशेष मतलब यूनिकनेस, स्पेशलिटी। समावय, समावय का मतलब इनहेरेंस, जो ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड के अंदर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और अभाव का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब एब्सेंस। तो इन 7 कैटेगरीज में सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है। नाउ जो विशेषिका थिंकर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो पूरा वर्ड है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं, वो 5 एलिमेंट से बने हैं। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड आकाश, जिनको हम पंचभूत भी बोलते हैं, है ना। कि कोई भी चीज हो, इन 5 चीजों से बनी है, और जब वो खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, या उसकी डेथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इन 5 चीजों में वो जाके मिल जाती है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड आकाश। और विशेष शिका के जो थिंकर हैं, जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। जो एक भगवान है, गॉड है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। द लिविंग बींग्स वर रिवार्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, है ना। और जो लिविंग बींग्स हैं, उनको या तो रिवॉर्ड मिलेगा या उनको पनिशमेंट मिलेगी। किसके बेस पे मिलेगी, लॉ ऑफ कर्म के बेस पे। तो कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, वैसा ही फल मिलेगा। ये लॉ ऑफ कर्म है। तो बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अगर मेरिट वाले एक्शन करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और डीमेरिट वाले एक्शन करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। Creation and destruction of universe was a cyclic process and took place in agreement with the wishes of God। और इसमें फिलॉसफी में ये भी बताया गया है कि इस पूरे यूनिवर्स में, एग्जिस्टेंस में, जो भी डिस्ट्रक्शन होता है या जो भी क्रिएशन होता है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। और वो साइक्लिक प्रोसेस जो है हमेशा ही गॉड की विशेष से होता है। अगर गॉड चाहेंगे तो होगा, और नहीं चाहेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने 3 फिलॉसफी पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अगली 3 फिलॉसफी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।